इसका इरादा ये मोबाइल को तोड़ने का है, बटन दबाने का नहीं है। तो होने तो क्या हो गया यार, छपरी वाली वीडियो थोड़ी बनानी है। कौन सी बनानी है? छंद वाली बनानी है, छपरी वाली नहीं बनानी, छंद वाली। ठीक है। छंद, छंद किसे कहते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ी परिभाषा भी आती है इसकी। जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, ये तो याद कर लेना अच्छी तरीके से, पांचों के पांचों। एक और भी है इसके अंदर, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है, बल दिया जाता है, उन्हें छंद कहते हैं, छंद कहते हैं। वे रचनाएं जिनमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है उन्हें छंद कहते हैं। छंदों को पिंगल भी कहा जाता है, याद रखना इस बात को। छंदों को पिंगल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि छंदों की विवेचना सर्वप्रथम पिंगल आचार्य ने की थी। पिंगल आचार्य, जब इसे एक साथ मिला देंगे तो नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा? पिंगलाचार्य ने की थी। ठीक है। कौन सी किताब लिखी है इन्होंने? इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है भैया छंद सूत्र, या इसका दूसरा नाम है पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र। तो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि छंदों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भैया छंदों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पिंगल। ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई हो, कॉपी पर उतार ली हो तो फटाफट आगे बढ़ूं मैं। छंद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है छह छंद। ठीक है। छह से बनता है छंद। तो यही एक सवाल बनता है, छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के अंग, तो छंद के जो होते हैं 6 अंग होते हैं। छंद के 6 अंग होते हैं। ठीक है। वो कौन से अंग है पहले मुझे परिभाषा याद करा दो। छंद किसे कहते हैं? जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, 5 नाम तो यही आ गए आपके। वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, 5 तो ये हो गए। अब वो आदि की जगह पे लगा लिखना है आपको लघु और गुरु। लघु और गुरु, तो कितना होगा मिला के? 6। तो यही छंद के 6 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 मात्रा, नंबर 3 यति, नंबर 4 गति, फिर तुक, और फिर लघु और गुरु। आ रहा है ना सारा ये? वर्ण। अब वर्ण जानने के लिए, विस्तार से जानने के लिए हिंदी के प्लेलिस्ट में सबसे पहली क्लास पढ़ी हुई है जिसका नाम है वर्णमाला। ठीक है, वहां पहुंच जाना। यहां शॉर्ट में पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। वे अक्षर जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य अक्षर की सहायता लेनी हो उन्हें स्वर कहते हैं,
इनकी संख्या कितनी है? 11। 11। ठीक है। और वे अक्षर जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य अक्षर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। ठीक है। जिनमें नहीं लेनी पड़ती है वो स्वर है और जिनमें लेनी पड़ती है वो व्यंजन। जागो ग्राहक जागो, उसमें नहीं लगा हुआ है। वे अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं लेनी होती वो स्वर, संख्या 11। और जिसमें लेनी होती है वो व्यंजन, संख्या 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए वर्णमाला की पहली क्लास प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उठा के देख लेना। मात्रा, किसी अक्षर के उच्चारण में, किसी अक्षर के उच्चारण में लगने वाला समय, किसी अक्षर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। मात्रा 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भैया? 3। एक तो होता है ह्रस्व, इसका दूसरा नाम है लघु, दूसरा नाम होता है दीर्घ, इसका दूसरा नाम है गुरु, और तीसरा होता है प्लोत। ठीक है। अब इन्हें भी समझ लो क्या क्या होते हैं। ह्रस्व या लघु ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम लघु कहते हैं। ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें लघु कहते हैं। ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में लघु से 2 गुना समय लगता है, तो लघु से 2 गुना समय लगेगा तो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ठीक है। और लघु से 3 गुना समय लगेगा तो क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। यहीं पे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो पिछली बार आया था पुलिस में, कि वो कौन सा स्वर है जिसका संकेत अंग्रेजी का 3 है, सॉरी गणित का 3 इकाई है। वो कौन सा स्वर है जिसका संकेत गणित का 3 इकाई है? तो ये प्लुत जो है इसका संकेत 3 इकाई है। ठीक है। 3 का मतलब होता है 3 गुना समय लगता है। अब यति, यति कोई पूछ लेता है यति क्या है, तो यति का अर्थ विराम है। यति का अर्थ विराम है। कई बार आ चुका है तुम कि यति क्या होता है, तो यति क्या होता है? विराम। एक ऐसा विराम जिसका कोई चिन्ह नहीं लगता। ठीक है। जैसे ट्रेन चली जा रही हो और चेन खींच के रोक दी हो, तो जहां वो रुकेगी उसे क्या कहेंगे हम? यति कहेंगे। ठीक है। और अगर स्टॉप पे चले जाएंगे तो वो कोई ना कोई चिन्ह कहलाएगा, जैसे लघु विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है। तो जब कहीं स्टेशन पर रुकेगी तो वो किसी न किसी नाम से जाना जाएगा, और बीच में चेन खींच के रोक ली तो वो क्या हो जाएगा? आपका यति हो जाएगा। गति, छंदों को पढ़ते समय, छंदों को पढ़ते समय होने वाला धारा प्रवाह का अनुभव, धारा प्रवाह का अनुभव गति कहलाता है। गति का मतलब क्या होता है? लय। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो क्या है ये? लय से चल रही है। ठीक है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने किसने लिखा था झांसी वाली रानी? जो था ये किस तरीके से वो था, क्वेश्चन आया था क्या चीज? ये किसने लिखा था झांसी? महादेव वर्मा ने। महादेव वर्मा ने कोई और नहीं, एक क्वेश्चन लिखा था उसमें कुछ और था, चौहान टाइप था। अरे हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है ये। और क्या नाम है इसका? ये एक ही कविता थी जिसने सुभद्रा कुमारी चौहान को फेमस कर दिया था, इस एक ही कविता ने। ठीक है। इसी तरह उन्होंने लिखी थी, क्या नाम है उसका? सुमित्रा नंदन पंत ने, मैथिली शरण गुप्त ने, नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त, वो एक ऐसी पोएम लिख दी थी उन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति निराश होकर बैठ गया हो, बिल्कुल एकदम नेगेटिव हो गया हो ना थिंकिंग, उस पोएम को बार बार पढ़ो, तुम्हारे अंदर एनर्जी आती चली जाएगी। नर हो न निराश करो मन को, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। अगर मतलब क्या नाम है उसको मरते मरते कोई मुर्दा भी पढ़ लेना तो भी एक बार को उठ के हाथ तलवार उठा के खड़ा हो जाएगा, हाँ मैं हूं अभी। इतनी बेहतरीन, इतनी मतलब सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर, एक एक लाइन बड़ी शानदार। प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब योग्य विधि विधान किए, क्या है अलभ्य इस तन को, नर हो न निराश करो मन को। ठीक है। भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दे दिए हैं, इस संसार में सारे साधन भी कर दिए हैं। ठीक है। और
तुम उसे पा नहीं रहे हो, तो इसमें गलती किसकी है? अपनी है खुद की। तो नर हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम ना पा सकते हो, कुछ भी अलभ्य नहीं इस तन को। नर हो ना निराश करो मन को, यानी कि आप नर हो, मन को निराश मत करो। तुक छंदों का समान रूप से अंत, समान रूप से अंत तुकांत कहलाता है। क्या कहलाता है? तुकांत कहलाता है। और ये एक समान रूप से जो अंत होता है उसे कहते हैं हम तुक। ठीक है, तुक बनाना, लय बनाना। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। ठीक है, तो एक जैसा अंत, एक जैसा अंत। लघु और गुरु, इसमें केवल इतना ध्यान कर लो कि लघु का प्रतीक डंडा सिंगल वाला, तथा गुरु का प्रतीक ये होता है। इसे ऐसे मत समझना, ये एक मात्रा है और ये दो मात्रा है। ठीक है, मात्राओं के आधार पर ही हम छंदों को छांटेंगे। मात्राओं के आधार पर छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक छंद। ठीक है, आजकल किताबों में एक और दिया हुआ है, तीसरा मुक्तक छंद। ठीक है, मुक्तक, जिनमें ना तो मात्राएं काउंट होती है, ना ही ये क्या नाम है इसका वर्ण का काउंट होते हैं। ठीक है, तो मात्राओं के आधार पर मात्रिक छंद बनते हैं, वर्णों के आधार पर वार्णिक छंद बनते हैं। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, जरा बताना शुरू करो फटाफट, छंद किसे कहते हैं? जिसमें वर्ण पांच नाम तो यहीं से उठा के लग, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है, उन्हें छंद कहते हैं। छंद के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यही होते हैं, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लघु और गुरु। ठीक है, छंदों की विवेचना सबसे पहले किसने की थी? पिंगलाचार्य। छंदों का अन्य नाम क्या है? पिंगल। ठीक है, छंदों का अन्य नाम क्या है? पिंगल। ठीक है, और पिंगलाचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पिंगल शास्त्र या छंद सूत्र। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, छंद सूत्र के प्रणेता कौन है? प्रणेता में यानी कि लिखने वाले, छंद सूत्र के प्रणेता कौन है? तो कौन है? पिंगलाचार्य। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ेंगे। छंद 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वार्णिक छंद, और नंबर 3 मुक्तक छंद। ठीक है, अब जरा मात्रिक में आ जाओ फटाफट। मात्रिक छंद, जिन छंदों में मात्राओं पर बल दिया जाता है, मात्राओं पर बल दिया जाता है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, प्रमुख मात्रिक छंद, प्रमुख मात्रिक छंद, नाम लिख दे रहा हूं, पहचान लेना। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियां और बरवै। ठीक है, फिर आता है गीतिका और हरि गीतिका, फिर आता है छपयन। ठीक है, ये तो हो गए आपके मात्रिक छंद। अब आता है दूसरा वार्णिक छंद। वार्णिक छंद, जिन रचनाओं में वर्णों पर
बल दिया जाता है, बल दिया जाता है, उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, ये प्रमुख कौन कौन से हैं? प्रमुख वार्णिक छंद। इसका सवाल बताऊंगा अभी मैं, किस तरह का सवाल आता है, बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा। एक वो कौन सी है 22 से 26 वर्णों वाला, 26 22 से 26 वर्णों वाला छंद किसे कहते हैं? 26 तो हो गया गीति का, अभी 28 यानी गीति 22 से 26 वर्णों वाला, दिमाग से निकल गया नाम यार इसका, कौन सा था ये? 26 होना था वो रोला प्लस इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, और क्या था इसके अंदर? मलिनी, मलिनी, मत्तगयन, सवैया, सवैया आदि। ठीक है, अब इसमें सवाल जो पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है? बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। वही पूछा जाता है निम्नलिखित चार में से कौन सा मात्रिक छंद है। ठीक है, तो ये नाम उधर वाले याद कर लो बस, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारा ध्यान रखना है आपको, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखना। ये अगर नाम याद हो गए आपको, ऊपर ऊपर के नाम याद हो गए, तो हर सवाल का आप जवाब दे पाओगे। और आपको छाटने के लिए आएंगे वो भी इनमें से आएंगे, इनमें से छाटने के लिए नहीं आएगा। दोहा, सोठा, चौपाई, रोला, बरवा, कुंडलियां। ठीक है, गीतिका, हरि गीतिका और छप्पय, ये 9 नाम आपको याद हो गए। और उसने सवाल पूछा है कि निम्नलिखित चार में से कौन सा मात्रिक छंद है, तो इन 9 में से कोई ना कोई एक नाम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित चार में से कौन सा एक वार्णिक छंद है, कौन सा एक वार्णिक छंद है? तो 3 ये मिलेंगे, एक इनमें से मिलेगा। तो अगर आपको ये सारे नाम पता है तो पहचान ली मात्रिक है, जो उनमें नहीं मिला वो क्या हो गया आपका? वार्णिक हो गया। ठीक है, तो ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ भी चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसलिए इसको फोकस कर लेना कि ये नाम आपको याद हो। मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, एक बार नाम बताओगे मुझे फटाफट? दोहा, ठीक है। अब जो हमारी कल क्लास होगी उसमें मैं आपको मात्राएं लगानी बताऊंगा और इनको छांटना बताऊंगा कि इनको कैसे छांटते हैं। ठीक है।